ठीक है, तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली पुली के पास पहुंचेंगे। ठीक है, मैन के लिए इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए डैश। कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो यहां से आ जाएगा आपका ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, तो मतलब जो एक्सीलरेशन आदमी का है वही एक्सीलरेशन ब्लॉक का होगा। तो इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों सेम पोजीशन पर है। ठीक है, तो दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है पुली तक पहुंचने के लिए, तो दोनों को जो टाइमिंग होगी वो सेम ही होगी। तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे, तो मतलब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ मैन लगा दिया, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। इधर भी मैन है और इधर भी मैन है, दोनों सेम ही हाइट पर है, सेम लेवल पर। ठीक है, एक का मास है ए बोल दो इसका, इसका मास है 36 केजी, और ये बी है, इसका मास ले लेते हैं 40 केजी। दोनों सेम लेवल पर है, दोनों की डिस्टेंस जो पुली से है वो इनिशियली 10 मीटर की, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, इनिशियली 10 मीटर की डिस्टेंस पर है पुली से। ठीक है, जो ये बी वाला जो पर्सन है ये ऊपर चढ़ना चालू करता है कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चलना चालू करता है, चढ़ना चालू करता है। ठीक है, तो ये ए वाला भी ऊपर चढ़ेगा, इस पर भी लगेगा। तो मुझे फाइंड करना है कि ए वाले को पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लिखो बोथ मूव अपवर्ड्स, बोथ पर्सन मूव अपवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स। ठीक है, ए चढ़ रहा है तो बी भी, ये बी चढ़ रहा है ऊपर तो ए भी ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ेगा। बोथ पर्सन मूव अपवर्ड सच दैट acceleration of B is 2 meter per second square. Acceleration of B is 2 meter per second square. Find time taken by A. Find time taken by A to reach the pulley. ए को कितना समय लगेगा पुली तक पहुंचने में। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले आप लोग ए का एक्सीलरेशन निकालोगे, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए टाइम निकालोगे। तो दोनों के लिए इक्वेशन लगेगी सेम, सॉरी दोनों के लिए टेंशन लगेगी सेम। यहाँ पर भी टी लग रहा होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी लग रहा होगा। ठीक है, क्या T इक्वल टू √6। हाँ √6 सर मेरा 6 सेकंड आएगा। ठीक है, हाँ सर मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, T माइनस, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी फॉर बी, पर्सन बी के लिए देखो T माइनस 40G, ये तो नेट फोर्स हो गया इस पे क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो T इज ग्रेटर देन 40G इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो T बराबर क्या हो जाएगा 40G प्लस 80। 40G की वैल्यू रखोगे कितनी 10, तो क्या आ जाएगा आंसर फाइनली 480 न्यूटन। ये टेंशन आ गया आपका किस पे, स्ट्रिंग पर। अब ए वाले पर्सन की इक्वेशन बनाओ, 4 पर्सन ए के लिए देखो
ए के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? सपोज करो इसका एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन आपने मान लिया ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इसके लिए इक्वेशन बनेगी आपकी t माइनस 36g इक्वल टू 36a। ठीक है, t माइनस 36g इक्वल टू 36a। अब आगे देखो, t की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, t कितना है 480 पुट करा मैंने, 36g तो 360 हो जाएगा यहाँ पे, 60 g की वैल्यू 10 रख दो इक्वल टू 36a। 480 माइनस 360 कितना होता है 120 120 इक्वल टू 36a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 36। 12 3 जा 36, 12 10 जा 120, तो आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सीलरेशन आया जिसका पर्सन ए का एक्सीलरेशन आया। अब एक्सीलरेशन निकल गया, डिस्टेंस हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, क्योंकि 0 अभी चढ़ना स्टार्ट ही करा इसने। तो हम लगाएंगे अब इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 10 लिख दो यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना 10/3 इंटू टी का स्क्वायर। जो कट रहा है काट दो, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6, तो टी इक्वल टू हो जाएगा √6 सेकेंड। तो फाइनली टाइम आएगा आपके पास √6 सेकेंड। आया समझ में? yes. चलो अब टॉपिक डालो, स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग वगैरह आप लोगों ने देखी होगी और स्प्रिंग से खेले भी होंगे आप लोग। स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स अलग चीज है और स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, स्प्रिंग बैलेंस। तो देखो स्प्रिंग आप लोगों ने देखी होगी। मैंने स्प्रिंग को क्या करा, यहां से अटैच कर दिया ऐसे करके। ठीक है, ये स्प्रिंग जो है, अभी मैं स्प्रिंग कौन सी ले रहा हूं? अगेन स्प्रिंग जो है वो आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग है तो मतलब क्या होगी? इसका मास क्या होगा? मासलेस। ठीक है, आइडियल स्प्रिंग का मतलब है कि स्प्रिंग कैसे होगी? मासलेस होगी। ठीक, स्प्रिंग में एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के बारे में बताऊंगा मैं अभी। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है किस पर? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है। वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, या सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। ठीक है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अभी जो स्प्रिंग है, इसको ना तो मैंने खींच रखा है, ना ही इसको मैंने कंप्रेस कर रखा है। ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है। किस पर? ये अभी ना तो खींच रही है, ना ही इस पर एक्सटेंशन हो रहा है, ना ही कंप्रेशन हो रहा है। तो ये अभी नेचुरल लेंथ पर है। अभी मैं इसको बोलूंगा कि स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। अब मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग को पकड़ के थोड़ा सा खींच दिया। कितनी डिस्टेंस खींच दिया? x डिस्टेंस पे खींच दिया इसको मैंने। इसको यहां से यहां तक खींच दिया मैंने। ठीक है, तो खींचने को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तो अब ये स्प्रिंग क्या हो रही, क्या करेगी? वापस से अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा इस तरफ, उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स Fs, और वो इक्वल टू कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू होगा Kx, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स। Fs इक्वल टू होगा आपका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जब ये एक्सटेंशन होगा, सपोज करो मैंने इसको नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया?
इसको मैंने नेचुरल लाइन से x डिस्टेंस पर कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे कंप्रेस कर दिया। तो अब स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, अब स्प्रिंग इसको मैंने कंप्रेस करा इस तरफ, तो ये फोर्स लगा के इस तरफ, अगेन इस फोर्स कितना होगा Fs इक्वल टू, अगेन इस केस में भी कितना होगा kx ही होगा, अगेन स्प्रिंग फोर्स कितना होगा kx ही होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक तो k पे डिपेंड करता है, दूसरा कितना कंप्रेशन हुआ है, कितना एक्सटेंशन करता है, ठीक है। हमारे पास अब 5 मिनट है। तो यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होती है और के किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और शायद इसको स्टीफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं शायद, एक बार आप लोग चेक कर लेना, स्टीफन से स्टीफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, स्टीफनेस कांस्टेंट या स्टीफन कांस्टेंट, थोड़ा नाम में मेरे को डाउट है। और इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, तो एफ इक्वल टू मैंने लिखा के एक्स, के बराबर क्या होगा, एक्स आपका मीटर में, एफ आपका न्यूटन में, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर। किसके चीज पे डिपेंड करता है ये, डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 सबसे पहले तो डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, कि किस मटेरियल का बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिंपल आपकी एल्यूमिनियम की स्प्रिंग हो तो वो इजीली आपकी खिंच जाएगी, और अगर आप स्टील की स्प्रिंग लोगे या आयरन की स्प्रिंग लोगे तो उसको खींचने में आप लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। दूसरा डिपेंड करता है उस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, दूसरा डिपेंड करता है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मान लो मैंने सेम ही मटेरियल के दो अलग अलग स्प्रिंग लिए, एक स्प्रिंग लिया छोटा सा, एक स्प्रिंग लिया मैंने बहुत बड़ा, तो इस बड़े वाले स्प्रिंग को मैं इजीली खींच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा, उसका छोटा सा एक पार्ट लूंगा, तो उस पार्ट को उतना नहीं खींच पाऊंगा मैं। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। अगर स्प्रिंग छोटी होगी तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग अगर लंबी हुई तो उस पर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी बात पे, अभी है हमारे पास 3 मिनट। हमें क्वेश्चन है, ए ब्लॉक दे रखा है, इसके बीच में एक स्प्रिंग है इस तरह से, इधर आपको बी ब्लॉक दे रखा है, दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं। ए ब्लॉक का मास ले लो कुछ भी 10 kg ले लो, बी ब्लॉक का मास ले लो 20 kg। बी ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग फोर्स के कारण, किसके कारण, स्प्रिंग फोर्स के कारण 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है, किधर, राइट हैंड साइड। बी वाला ब्लॉक राइट हैंड साइड स्प्रिंग फोर्स के कारण मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मुझे फाइंड करना है कि ए वाला ब्लॉक किधर मूव कर रहा होगा और कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड ब्लॉक बी इज मूविंग as shown due to spring force, due to spring force, find acceleration of A। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, आइडल स्प्रिंग है, आइडल स्प्रिंग है तो मतलब स्प्रिंग के हर पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। अगर स्प्रिंग इस पे सपोज करो इस तरफ फोर्स लगा रही है Fs, एक्चुअल में क्या हो रहा है कंडीशन,
ये ऐसे ब्लॉक कब मूव कर सकता है, मैंने शायद इन दोनों ब्लॉक को इनिशियली मैंने ऐसे रखा होगा, कंप्रेस करके रखा होगा, फिर मैंने इसको छोड़ा होगा, तब ये जाके ऐसे मूव करेगा। ये वही कंडीशन में हो सकता है। कभी तो स्प्रिंग फोर्स के कारण इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा होगा, तो ये वाला ब्लॉक क्या इस तरफ जा रहा होगा, इस पे भी सेम ही फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है मासलेस है, तो इस पे अगर एफएस फोर्स लगा तो इस पे भी एफएस फोर्स लगेगा। तो एफएस की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स के कारण निकल रहा था। एफएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 220 इनटू 2 40 न्यूटन हो जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक के लिए फॉर ब्लॉक ए, ये किसके लिए था, फॉर ब्लॉक बी था। तो ब्लॉक ए के लिए स्प्रिंग फोर्स पता है मुझे, मास इनटू मास ऑफ बी, सॉरी मास ऑफ ए इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए हो जाएगा एफएस डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। स्प्रिंग फोर्स है 40, मास कितना है इसका 10, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा